हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 9th जनवरी 2005। करंट अफेयर्स में आज हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस रिवर इंटरलिंकिंग। रिवर का इंटरलिंकिंग जो केन बेतवा रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो रिवर के इंटरलिंकिंग से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होते हैं, ये पूरे टॉपिक में हम प्रॉब्लम समझने वाले हैं, है ना। बेनिफिट्स हैं तभी उसको इंटरलिंक किया जा रहा है, बट हम इसमें क्रिटिकली एनालाइज करके प्रॉब्लम समझेंगे। सेकंड, चाइनाज स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये आईआर के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है, और साथ में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाले ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हम स्टार्ट करते हैं रिवर इंटरलिंकिंग। बात हो रही है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की। बहुत सालों से इसकी बात चल रही थी और फाइनली केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। रिसेंटली इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। दो रिवर्स हैं, केन और बेतवा। केन और बेतवा को कनेक्ट किया जा रहा है। कनेक्ट किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं इंटरलिंकिंग। बीच में एक आर्टिफिशियल कैनाल टाइप सिस्टम बनाया जाएगा जो केन और बेतवा को क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। ठीक है, मैन मेड बनाया जाएगा। तो अगर मैन मेड ऐसा लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो क्यों बनाया जा रहा है? तो ऐसा बोला जाता है कि केन में वाटर सप्लाई ज़्यादा है या वाटर फ्लो ज़्यादा है, रादर उस केन के वाटर फ्लो को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, बेतवा में, क्योंकि बेतवा में जो वाटर है वो उधर के एरियाज़ में कम है। केन बेतवा जो रिवर है और ये जो जिस एरिया से होके गुजरेगा, ये एरिया आपको मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ रीजन में आएगा, जिस रीजन को ज्योग्राफिकली हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। वहां पे पन्ना टाइगर रिजर्व होता है। पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए ये केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जाएगा। तो ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व, ये रहा केन रिवर, ये होके यहाँ से बेतवा में, यहाँ से ऐसे करके लिंक कनाल से बेतवा में कनेक्ट किया जाएगा। तो पन्ना से अगर इसको कनेक्ट किया जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व होके जाएगा, तो वहाँ पे बहुत सारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को डिस्ट्रक्ट करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है 1938 में, 1938 काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, बट तब बुंदेलखंड का 58% पास्ट फॉरेस्ट था। तब से काफ़ी डिग्रेड हो चुका है। अब वापस अगर हम पेड़ काटेंगे जहाँ से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा सके, तो वापस और ज़्यादा हम इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं। अब मिस गाइडेड सॉल्यूशन, यहाँ पे जो क्रिटिकली एनालाइज करने वाले ऑथर हैं वो बोलते हैं कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है पानी की कमी का, ये सॉल्यूशन कैसा है, मिस गाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है। इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है? 45,000 करोड़, बहुत पैसा लगने वाला है। जियो इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं। कैनाल बनाना, डैम बनाना, है ना, रिवर को लिंकिंग करना, ये सारा किसके अंदर आता है? जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के अंदर आता है। द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सच एज रिवर इंटरलिंकिंग टू रिजॉल्व वाटर स्कार्सिटी इज बीइंग प्रमोटेड बाय पॉलिटिशियंस ओवरलुकिंग द एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ये कौन बोलता है? ये इन्वायरमेंटलिस्ट जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है वो बोलते हैं। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ रिवर लिंकिंग, अब ये बताते हैं कि इंडिया में या फिर ओवरऑल क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है रिवर लिंकिंग का। 130 ईयर्स अगो इंटर बेसिन, एक रिवर के बेसिन से दूसरे रिवर के बेसिन में वाटर ट्रांसफर को पहली बार सर आर्थर कॉटन ने प्रपोज किया। इंडिया में गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया। बाद में सर एम विश्वेश्वरैया जो है, प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, है ना, refined the concept which was further expanded by KL Rao and Captain Dastur in the 1970s and 80s। तो ये इतना important नहीं है। This concept evolved into National Water Grid, later rebranded as River Interlinking Project। तो ये historical context है, इससे हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट इस लाइन से हो सकता है मेंस में लिखने के लिए। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एंड द प्रोजेक्ट स्कोप, तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो बनी 1982 में, कंडक्टेड फिजिबिलिटी टेस्ट टू प्रिपेयर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के रिपोर्ट। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से क्या रिपोर्ट हो सकता है, उसके लिए फिजिबिलिटी टेस्ट NWDA, आई रिपीट, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी करना स्टार्ट की।
द एजेंसी आइडेंटिफाइड 30 रिवर लिंक्स, 30 रिवर जिनको कि प्रोस्पेक्टिव प्लान में जिनको कि लिंक किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, यहां से लेके यहां तक, है ना। बहुत ज्यादा रेलेवेंस इनका नहीं है, बट कैसे इंडिया में ये काम हो रहा है उससे रिलेटेड है। प्रीलिम्स के लिए ये NWDA इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं रिवर इंटरलिंकिंग का कॉस्ट क्या है, बहुत हाई है, 45,000 करोड़ सोचो यहीं पे लगने वाले हैं। ये सारे रिवर को इंटरलिंक किया जाए, जो कि इसने प्रोजेक्ट किया है, 5.5 लाख करोड़ का कॉस्ट लगेगा सिर्फ और सिर्फ बनाने में। इन्वायरमेंटल डैमेज जो होगा वो अलग, सोशल डैमेज, वहां जो लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा वो अलग, और जो एक बार बन गया उसको मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा है वो अलग। ये पैसा कहां से जाएगा, हमारे आपके पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से। इसका मतलब बहुत हाई पेमेंट हमें करना पड़ेगा रिवर को इंटरलिंक करने के लिए, और इसका बहुत फायदा नहीं है, इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसर्न बहुत ज्यादा है ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि एक रिवर से सरप्लस वाटर दूसरे रिवर में ट्रांसफर करना है, बट सरप्लस वाटर बहुत सारे रिवर के पास है ही नहीं, है ना। द प्लान टू लिंक सरप्लस एंड डेफिसिट रिवर फेल टू अकाउंट फॉर मैसिव इन्वायरमेंटल टॉल एंड द पोटेंशियल एक्सटिंक्शन ऑफ रिवर इकोसिस्टम। जहां पानी ज्यादा है उसमें दूसरा इकोसिस्टम होगा, मछलियां अलग तरह की होंगी, है ना, और जहां कम है वहां अलग तरह का रिवर इकोसिस्टम होगा, पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। द इंटरफेस विथ नेचुरल हाइड्रोग्राफिक सिस्टम वुड डिसरप्ट इकोलॉजिकल नीश, अलग अलग जो फ्लोरा एंड फौना है जो उस सिस्टम में रहता है उसको डिस्टर्ब कर देगा, इररिप्लेसेबल हार्म हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट को। द प्रोजेक्ट might also exacerbate the impact of climate change, बारिश, रेनफॉल, ड्राउट, ये सब सारी चीजें भी एग्जाजरबेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। Contradiction with climate change mitigation. The project seems to at odds with India's commitment to mitigating climate change. हमारा जो कमिटमेंट था क्लाइमेट चेंज को कम करना, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, ऐसा ये ऑथर बोलते हैं। द इको सर्विस ऑफ रिवर इग्नोर्ड एंड अंडरवैल्यूड। रिवर क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इकोलॉजिकल सर्विस, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और अंडर वैल्यू कर रहे हैं। किसी भी रिवर के पास फ्री सरप्लस वाटर नहीं है ना। ऑफन ये बोला जाता है कि पानी बह के तो समुद्र में ही जा रहा है ना, समुद्र में जाके ओशियन में जाके वेस्ट हो रहा है, बट ओशियन में जाके वेस्ट नहीं हो रहा है, ओशियन के पास जाके डेल्टा का फॉर्मेशन कर रहा है, अपने साथ जो भी सिल्ट लेके जा रहा है ओशियन के पास डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहां पे दूसरी इकोलॉजी जो है वो थ्राइव कर रही है। तो ये सारा चीज का इंपॉर्टेंस हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, वहां डेल्टा और बाकी अलग अलग नीश वहां पे होता है। द इसेंशियल इको सर्विस ऑफ फ्री फ्लोइंग रिवर, अगर फ्री फ्लोइंग रिवर होगा सिल्ट कैरी करेगा, डेल्टा बनाएगा, है ना। फ्लड वाटर एज वाइटल रिसोर्स, फ्लड वाटर शुड नॉट बी सीन एज सरप्लस, दे कैरी इसेंशियल मिनरल दैट सपोर्ट लैंड फर्टिलिटी। अगर रिवर में फ्लड भी आता है तो वो मिनरल्स, पानी के साथ मिनरल्स भी जाता है जो लैंड फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में कि फ्लड से क्या बेनिफिट है ना, यूपीएससी GS1 मेंस का क्वेश्चन है। तो वैसे ही फ्लड वाटर जो है एसेंशियल मिनरल लेके आता है दैट सपोर्ट लैंड फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड बायो डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ विच आर क्रिटिकल फॉर द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। बहुत सारा फिश, बहुत ज्यादा अलग अलग चीज लेके आता है। डेल्टा इकोसिस्टम तो इंपैक्ट होगा ही होगा, है ना। पानी अगर कम होगा, ठीक है, जो फ्रेश वाटर कम होगा तो वहाँ आसपास का वाटर क्या होगा, डेल्टा के आसपास सॉल्टी होने लगेगा, वहाँ की इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, इंडस डेल्टा, इंडस रिवर सिस्टम जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे बैराज बनाया है ना पाकिस्तान ने, ब्रिटिशर्स ने बनाया, फिर पाकिस्तान ने फर्दर डेवलप किया, इंडस डेल्टा उससे काफ़ी इम्पैक्ट हो गया, आसपास के लोग वहाँ गरीब होने स्टार्ट हो गए। नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम बना, उससे आसपास के लोगों को वहाँ पे काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, है ना। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ सरदार सरोवर डैम हैज हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन द डाउन स्ट्रीम एरिया, डैम के बाद वाले एरियाज में ऑफ द नर्मदा रिवर, इलस्ट्रेटिंग हाउ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कैन हार्म पीपल एंड इकोलॉजी। और ग्लोबल वर्ल्ड में क्या है, किसिमी रिवर है, किसिमी रिवर, वहां पे रिवर वाज चैनलाइज टू मिटिगेट फ्लडिंग, रिवर को चैनलाइज किया गया
फ्लडिंग मिटिगेट करने के लिए। बट रिवर जो इधर उधर बह के जाता था, वेटलैंड्स जो होते हैं जहां पानी कम होता है, फॉर एग्जांपल दीपोर व्हील जैसे वेटलैंड, तो वैसे वेटलैंड को एकदम बर्बाद हो गए इसको किस्मी रिवर को चैनलाइज करने की वजह से। अराल सी, इस पे भी यूपीएससी ने 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। अराल सी सेंट्रल एशिया में है। वंस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक्स द अराल सी ड्राइड अप। क्वेश्चन यही था कि कौन सा सी ड्राइड अप हुआ है आफ्टर रिवर्स फीडिंग इट were diverted for irrigation project. This disaster resulting from Soviet era geoengineering offers a stark warning about the risk of manipulating natural water system. यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, केन रिवर, बेतवा रिवर। केन रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, बेतवा रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, केन बेतवा रिवर कहां से होके पास कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। Real cause of India's water crisis. India's ongoing water crisis is driven by combination of poor water management. हम वाटर मैनेज अच्छा नहीं करते। इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हमारी हार्मफुल है जिससे वाटर पॉल्यूट हो रहा है। लीगल लॉ की एम्बिग्विटीज है, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, करप्शन है। ठीक है, इनके वजह से हमारे वाटर क्राइसिस है। इसलिए नहीं है कि एक रिवर में पानी कम है। तो हमें अगर वाटर क्राइसिस को एड्रेस करना है तो होलिस्टिक वाटर शेड मैनेजमेंट करना होगा। वाटर शेड मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, किसी एक एरिया को कंप्लीटली देखना कि उस एक एरिया में रिवर क्या है, पॉन्ड क्या है, एक्वीफर्स क्या है, पूरा होलिस्टिकली सबको एक साथ मान के मैनेज करना, रादर देन कि इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। तो वाटर शेड को मैनेज करना होगा। वाटर शेड मैनेजमेंट डायरेक्ट मेंस का टॉपिक है, देखना अपने जीएस पेपर 3 के सिलेबस में। अ नेशनल वाटर पॉलिसी शुड फोकस ऑन मैनेजिंग इंटायर वाटर शेड रादर देन जस्ट इंडिविजुअल वाटर सोर्सेस। इंडिविजुअल वाटर सोर्स से नहीं होगा, इंटायर वाटर शेड को मैनेज करना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटी शुड प्ले अ की रोल इन मॉनिटरिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पानी का साइकिल को जो है उसको मैनेज करने में लोकल कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि एक्सपर्ट्स के साथ, हाइड्रोलॉजिस्ट के साथ काम करें। एक्वीफर, ग्राउंड के नीचे छिपा हुआ जो पानी है उसको क्या बोलते हैं, एक्वीफर। एक्वीफर का बेटर मैनेजमेंट किया जाए, है ना। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी पढ़ाया है, कहाँ पे, प्री सिक्योर में। जरूर देखिए, देखते रहिए। एफिशिएंट इरिगेशन, एंगेजिंग फार्मर इन अडॉप्टिंग वाटर एफिशिएंट इरिगेशन। फॉर एग्जांपल इजराइल का हम हेल्प ले रहे हैं कि समुद्र के पानी को कैसे हम लोग खारा से प्लेन करके हम उसको इरिगेशन में यूज कर पाएँ, और साथ में ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप एक साथ फ्लड नहीं करें, ड्रिप ड्रिप करके पानी दें। वेस्ट वाटर को मैनेज करें, है ना। वेस्ट वाटर को क्लीन करके उसको ग्रे वाटर बनाया जा सकता है, जो कि नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कपड़े धोने, नहाने, है ना, इन सब के लिए यूज किया जा सकता है। इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, अलग अलग स्ट्रीम का एक साथ रिसर्च जरूरी है। तो सारा सॉल्यूशन भी उन्होंने बता दिया, प्रॉब्लम भी बता दिया, और रिवर इंटरलिंकिंग से फायदा नहीं है, नुकसान क्या है वो बताया। एक ही चीज इस आर्टिकल में नहीं था, रिवर इंटरलिंकिंग से क्या बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट है तभी तो किया जा रहा है। बेनिफिट क्या है, सरप्लस वाटर दूसरे रिवर में चला जाएगा। ठीक है, इरिगेशन होगा उधर जाके, है ना, इधर फ्लड नहीं होगा, उधर ड्राउट नहीं होगा, ये सब बेनिफिट आप बोल सकते हो। टॉपिक नंबर 2, आईआर एंड पीएसआईआर। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइनाज स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है अफ्रीका में, है ना। चाइना एक बहुत ही इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री है, और जब पैसा बहुत होता है तो आप पैसा बांट बांट के दोस्त बनाना चाहते हो। चाइना यही काम अफ्रीका में कर रहा है ना। चाइना से ज़्यादा पावरफुल और पैसे वाली कंट्री कौन है, यूएस। बट यूएस अब ये काम नहीं कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ये काम किसने किया था, यूएस ने किया था। अब ये काम अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका ये रीजन है जो पूरा बचा हुआ है जिसमें कंट्रीज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो चाइना क्या कर रही है, वहाँ इन्फ्लुएंस बना रही है बहुत सारे तरीकों से। चाइना पहले क्या क्या तरीके अपनाई, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रोड्स बिल्ड करना, हाईवेज बिल्ड करना, है ना, उसके अलावा फ्लाईओवर्स बिल्ड करना, ब्रिजेस बिल्ड करना। अब चाइना क्या कर रही है, वहाँ स्कूल बना रही है जहाँ पे चाइना के हिसाब से पढ़ाई होगा। मतलब आने वाली फ्यूचर जनरेशन चाइनीज मॉडल को फॉलो करेगी। ये है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। मौलिम्यू जूलियस नायरे लीडरशिप स्कूल इन 2022, China launched its first political training school in Tanzania, the Naire Leadership School, with an estimated cost of $40 million. This school is designed to shape Africa's future political leader according to Chinese principle of governance. Highly
इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, जहाँ पे आप मेंस में लिखोगे अगर चाइना रिलेटेड क्वेश्चन आता है या अफ्रीका रिलेटेड आता है। आई थिंक 2020 में यूपीएससी ने मेंस में अफ्रीका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन दे विल आस्क टारगेटिंग की कंट्रीज, द स्कूल्स फर्स्ट कोहर्ट ऑफ 120 मेंबर्स, है ना। स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा पॉलिटिक्स, थोड़ा बड़े बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इंक्लूडेड ऑफिशियल्स फ्रॉम कंट्रीज विथ लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज विथ चाइना, सारे ऑफिशियल्स को वहाँ पे चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इन कंट्रीज से चाइना का पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा। देखो माउल जूलियस नायरे लीडरशिप स्कूल, कितना अच्छा कॉलेज दिख रहा है ये। चाइनाज रोल इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, मीडिएशन एंड ग्लोबल लीडरशिप, चाइना क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मीडिएटर बना हुआ है, झगड़ा शांत करा रहा है। नाइजर बेनिन के बीच में झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट शांत करा रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वर्ल्ड में किसका सिक्का जमेगा उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड किसके इशारों पे नाचेगा उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप हो रहा है चाइना की वजह से। अफ्रीका में 55 कंट्रीज हैं और चाइना धीरे धीरे उन 55 कंट्रीज को अपने फेवर में रखना चाहता है बाई सॉफ्ट पावर। हिस्टोरिकल एंड कंटिन्यूड एंगेजमेंट, सपोर्ट फॉर अफ्रीकन इंडिपेंडेंस, है ना। अफ्रीकन इंडिपेंडेंस के लिए, है ना, डीकोलोनाइजेशन के लिए चाइना ने काफ़ी सपोर्ट किया है। मिलिट्री एफर्ट्स, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें चाइना ने वहाँ प्रोवाइड किया है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी किया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सारा कुछ चाइना पहले प्रोवाइड करता हुआ आया है। एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस थ्रू स्टडी टूर्स एंड पॉलिटिकल स्कूल, अभी स्टडी टूर्स और पॉलिटिकल एक्सचेंजेस के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। पॉलिटिकल स्कूल का इंट्रोडक्शन हो गया, धीरे धीरे चाइना और चीज़ें बढ़ाता जाएगा। केन्या में भी चाइना का लीडरशिप स्कूल का सक्सेस, फॉलोइंग चाइना सक्सेस विद द नायरे लीडरशिप, केन्या हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन। केन्या ने भी बोला है तंजानिया छोड़ो, हमारे यहाँ भी ऐसा एक लीडरशिप स्कूल बनाओ, ठीक है। रीफर्विशिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, पुराने इंस्टीट्यूशन को रीफर्विश किया जा रहा है। चाइनीज आइडियोलॉजी, चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस वहाँ पे सिखाया जाएगा। समझ में आई बात, जिम्बाब्वे में भी वही चल रहा है। चाइना का ये लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है। इस डिप्लोमेसी को क्या बोलोगे, पेशेंट डिप्लोमेसी, बहुत ही पेशेंट तरीके से सालों साल मेहनत करके चाइना आगे बढ़ रहा है। इंश्योरिंग इन्फ्लुएंस अक्रॉस पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है। शेपिंग अफ्रीकाज फ्यूचर पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो एक साइनोसेंट्रिक मतलब चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें चाइना का सिक्का जमे, ऐसा चाइना एक कॉम्प्रिहेंसिव कोशिश कर रहा है थ्रू अफ्रीका, ठीक है। तो आई होप आपको आज का करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।